हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग हेल्दी होंगे, फिट होंगे। सो फ्रेंड्स, एक बार फिर से लेकर आ गए हैं आप सभी के लिए एक और वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर सीरीज। ये हमारी सीरीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज का पार्ट 3, जिसमें हम आपको कंप्लीट कराने जा रहे हैं आज 125 क्वेश्चन। इस सीरीज के 80 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी अपनी प्रीवियस 2 वीडियोज़ में करा दिए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें अवश्य देखिएगा। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 125 तक। ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो बेस्ड है यूपी टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और DSSB टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के पेपर के अकॉर्डिंग। तो आप कोई भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा हम और भी वीडियोज़ हमारे MCQ टेस्ट सीरीज़ और फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन आंसर सीरीज़ हमने अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और कमेंट भी कीजिएगा अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं। और हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये सीरीज़। अपना नोटबुक और पेन ले लीजिए और अपना स्कोर भी साथ ही साथ लगाते चलिए। तो डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि है आज का क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है, हृदय के निर्गत आउटपुट का सामान्य ज्ञान क्या है। जी हाँ, क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए। तो आपको बिल्कुल भी इसमें डाइवर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ जो मेन वर्ड्स होते हैं उनको पहचानना है, उनको समझना है, और तब राइट आंसर आपको चूज करना है। ठीक है, तो इसमें जो अगर कीवर्ड में कहूँ तो वो है आउटपुट। ठीक है, हृदय का जो निर्गत यानी कि 1 मिनट में हृदय द्वारा पंप की गई जो रक्त की मात्रा है वो पूछा गया है। आप ऑप्शन को देखकर भी आंसर गेस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है 5.04 लीटर पर मिनट। ठीक है, देखिए यहाँ पर लीटर पर मिनट की ही बात हो रही है हर ऑप्शन में, तो यहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं। ऑप्शन बी है 5.50 लीटर पर मिनट। ऑप्शन सी है 6 लीटर पर मिनट। ऑप्शन डी है 4.50 लीटर पर मिनट। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 5.04 लीटर पर मिनट। ठीक है, जो हृदय द्वारा 1 मिनट में पंप की गई रक्त की मात्रा होती है वो होती है 5.04 लीटर होती है। ठीक है, इसे कार्डियक आउटपुट कहा जाता है और इसका फॉर्मूला है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट। ठीक है, यानी स्ट्रोक वॉल्यूम किसे कहते हैं, वह रक्त की मात्रा जो एक स्ट्रोक में हृदय द्वारा पंप की जाती है, उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें हार्ट रेट से तो आ जाता है हमारा कार्डियक आउटपुट। ठीक है, तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है 5.04 लीटर। ठीक है, हमारा हृदय 1 मिनट में इतना रक्त पंप करता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 है, डम्बेल्स, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग इसमें होता है। आपको बताना है कि किस में होता है। ऑप्शन ए है भार प्रशिक्षण यानी कि वजन प्रशिक्षण में। ऑप्शन बी है गति प्रशिक्षण में। ऑप्शन सी है परिक्रमा प्रशिक्षण में। ऑप्शन डी है सामर्थ्य प्रशिक्षण में। किस प्रकार के प्रशिक्षण में डम्बेल्स, बारबेल्स और पुली मशीन का उपयोग होता है। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वेट ट्रेनिंग्स होती हैं, भार प्रशिक्षण होते हैं, वहाँ पर डम्बल्स, बारबेल्स और पुली मशीन जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 है, शराब एक प्रकार का है। आपको बताना है जो अल्कोहल होती है, शराब होती है, वो एक प्रकार का है। क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है मेथाम्फेटामाइन। ऑप्शन बी है CNS उत्तेजक। ऑप्शन सी है CNS अवसादक। ऑप्शन डी है MDMA। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो शराब होती है वो एक प्रकार की CNS अवसादक होती है। वैसे शराब एक प्रकार की दवा भी मानी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है ये दवा से ज़्यादा अवसादक का काम करने लगती है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 है, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन ए है एम डिसूजा, ऑप्शन बी है के डिसूजा, ऑप्शन सी है एम शाह, ऑप्शन डी है एस डिसूजा। चलिए जल्दी से अपना आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। चलिए आपको एक हिंट देता हूँ, ऑप्शन बी और सी राइट आंसर नहीं है, ऑप्शन ए एम डिसूजा या फिर ऑप्शन डी एस डिसूजा। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, एस डिसूजा। इनका पूरा नाम था स्टेफी डिसूजा। ये पहली भारतीय महिला हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया था। ठीक है, इन्हें ये पुरस्कार वर्ष 1963 में दिया गया था और इन्हें ये पुरस्कार एथलेटिक्स के लिए मिला था। लेकिन इनकी एक खास बात ये थी कि इनने एथलेटिक्स के अलावा भारत का हॉकी के खेल में भी प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 है, क्रिकेटर जिसे पाम ट्री हिटर के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम्स में पूछा भी गया है। ठीक है, आपको बताना है कि पाम ट्री हिटर के नाम से कौन जाना जाता है। ए है कपिल देव, बी है हनुमंत सिंह, सी है वीरेंद्र सहवाग और डी है पाली उमरीगर। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आंसर आपने गेस किया है, ऑप्शन डी पाल उमरीगर बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, इन्हें पाम ट्री हिटर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत लंबे लंबे छक्के अपने टाइम में लगाया करते थे, तब से इनका नाम पाम ट्री हिटर पड़ा। ठीक है, ऐसा कुछ किस्सा इनके बारे में कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच खिलाड़ी को कितना आराम करना चाहिए? ठीक है, या करना है, यहाँ पर दिया गया है लेकिन होना चाहिए कि करना चाहिए। ठीक है, बल प्रशिक्षण। ठीक है, बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच एक खिलाड़ी को कितना आराम करना चाहिए, ये आपको बताना है। कि ऑप्शन ए है 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे, बी है 12 घंटे, सी है 48 घंटे और डी है 72 घंटे। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बल प्रशिक्षण में दो अभ्यास के बीच एक खिलाड़ी को कम से कम 48 घंटे का आराम करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 87। क्वेश्चन नंबर 87 है, एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया? एथलेटिक्स में प्रथम अर्जुन अवार्ड किसने प्राप्त किया? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है जगमोहन सिंह, ऑप्शन बी है अजमेर सिंह, ऑप्शन सी है गुरुवचन सिंह, ऑप्शन डी है प्रवीण कुमार। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। एथलेटिक्स में पहला अर्जुन पुरस्कार गुरुवचन सिंह जी को मिला था। चलिए बढ़ते हैं, और उन्हें यह पुरस्कार वर्ष 1961 में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88 है, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेल 2016 के बैडमिंटन महिला एकल स्पर्धा के स्थान विजेताओं का सही क्रम बताइए। ठीक है, रियो डी जेनेरियो ओलंपिक खेल जो हुए थे 2016 में, यहाँ पर जो बैडमिंटन की महिलाओं की एकल स्पर्धा हुई थी उसमें जो विजेता थे उनका सही क्रम बताना है, पहले से लेके 4 तक। तो 4 खिलाड़ियों के नाम यहाँ पर दे दिए गए हैं। ए है कैरोलिना मैरिन, बी है नजोमी ओकुहारा, सी है पुरसला वेंकट सिंधु पीवी सिंधु। ठीक है, ऑप्शन डी है ली जुराई। चलिए जल्दी से अपना आंसर गेस कीजिए। यहाँ पर 4 कोड दे दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ऑप्शन बी है ए डी सी बी, ऑप्शन सी है ए सी डी बी, ऑप्शन डी है डी ए सी बी। तो चलिए आई होप आपने आंसर गेस कर ही लिया होगा। मैं आपको राइट आंसर बता दूं। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पोजीशन आई थी वो आई थी कैरोलिना मैरिन की, जो कि स्पेन की हैं। ठीक है, और जो रनर अप रही थी यानी कि जो सिल्वर मेडल रहा था वो पीवी संधू का रहा था, और ब्राउन्ज मेडल जीता था इसमें ली जुराई ने, जो कि तीसरे स्थान पर रही थी, और जो नोजोमी ओकुहारा हैं जापान की, ये रही थी चौथे स्थान पर। तो इसके हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 1 3 यानी कि ए सी डी बी। तो ए सी डी बी यानी कि सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है, वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। वायुजीवी स्वास्थ्य बेहतर तरीके से इसके द्वारा पाया जा सकता है। यहाँ पर पूछा जा रहा है वायुजीवी स्वास्थ्य से यहाँ पर मतलब है जो आपका श्वसन तंत्र है उसको स्वस्थ रखने के लिए सबसे अधिक किसका प्रयोग किया जाता है, या फिर इसके द्वारा निम्नलिखित में से जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से किसके द्वारा आप अपने श्वसन तंत्र को स्वस्थ रख सकते हैं। ऑप्शन ए है तैरना, बी है परिक्रमा प्रशिक्षण, ठीक है, ऑप्शन सी है छोटी तेज दौड़ें, या फिर डी है बड़ी दूरी की दौड़ें। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, बड़ी दूरी की दौड़ें। ठीक है, जो बड़ी दूरी की दौड़ें होती हैं वो हमें सहन शक्ति विकसित करती हैं और सहन शक्ति का संबंध होता है श्वसन तंत्र से। ठीक है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 है, वॉलीबॉल की खोज किसने की। ठीक है, जो वॉलीबॉल खेल है उसकी खोज किसने की ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है जेम्स ब्राउन, ऑप्शन बी है विलियम जी मॉर्गन, ऑप्शन सी है जेम्स स्मिथ, ऑप्शन डी है हैरिस ब्राउन। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। वॉलीबॉल की खोज विलियम जी मॉर्गन द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 1895 में। कहाँ की गई थी? यूएसए अमेरिका में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, विस्फोटक शक्ति का मापन निम्नलिखित किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए है शटल दौड़, ऑप्शन बी है सिटअप्स, ऑप्शन सी है खड़ी सीधी कूद, ऑप्शन डी है भुजा लटकना। आपको बताना है जो विस्फोटक शक्ति यानी कि एक्सप्लोजिव पावर होती है उसको मापने के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। शटल रन, सिटअप्स, ठीक है, वर्टिकल जंप, या फिर पुल अप। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो वर्टिकल जंप होती है, सीधी खड़ी कूद होती है, उसके द्वारा पाँव की विस्फोटक शक्ति का मापन किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 है, हृदय के दाएं निलय से रक्त को शुद्ध करने के लिए किस आर्टरी धमनी द्वारा फेफड़ों तक ले जाया जाता है। ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है हेपेटिक आर्टरी, बी है रीनल आर्टरी, सी है कोरोनरी आर्टरी, ऑप्शन डी है पल्मोनरी आर्टरी। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मात्र एक ऐसी आर्टरी या फिर धमनी होती है जो अशुद्ध रक्त का जिसमें अशुद्ध रक्त का संचरण होता है। ये हमारे दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 है, श्वसन नलिका के अंगों को सही क्रम में लिखिए। ठीक है, जो श्वसन नलिका है उसके अंगों को सही क्रम में आपने लिखना है। ऑप्शन ए है नासिका, फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोली। उसके बाद ऑप्शन बी है नासिका, लैरिंग्स, फेरिंग्स, एल्वियोली। ऑप्शन सी है फेरिंग्स, लैरिंग्स, एल्वियोली, नासिका। ऑप्शन डी है नासिका, एल्वियोली, फेरिंग्स और लैरिंग्स। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नासिका श्वसन नलिका है उसके अंगों का सही क्रम है। सबसे पहले आती है नासिका, फिर होता है फेरिंग्स, फिर आता है आपका लैरिंग्स और लास्ट में आती हैं एल्वियोली। ठीक है, इसके अलावा अन्य भी कुछ पार्ट्स होते हैं तो कई बार उनके बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो सभी का पता आपको होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है, आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है। ऑप्शन ए है आप सहमत हैं इससे, ऑप्शन बी सहमत नहीं हैं, ऑप्शन सी पूरी तरह सहमत हैं, या फिर ऑप्शन डी पूरी तरह असहमत हैं। ठीक है, यहाँ पर जो बात कही है, जो कोट है वो है आसन शरीर द्वारा किए जाते हैं परंतु दिमाग पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो ये आप इससे सहमत हैं या फिर सहमत नहीं हैं, या पूरी तरह सहमत हैं या पूरी तरह असहमत हैं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में एक चीज़ को समझ लेना है कि ऊपर के 2 ऑप्शन तो आपको बिल्कुल भी नहीं चूज करने हैं, सहमत हैं या सहमत नहीं है।
ठीक है, तो आपको दो ही ऑप्शन में से इसमें चूज करने हैं, पूरी तरह सहमत हैं या पूरी तरह सहमत नहीं है या पूरी तरह असहमत हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, पूरी तरह सहमत है। ठीक है, क्योंकि पूरी तरह सहमत होने से मतलब है कि आप कॉन्फिडेंट हैं इसके लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 95। क्वेश्चन नंबर 95 है, मानव मितीय त्वचा परत ताप में मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस हिस्सों पर विचार किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। फिर से क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूँ। मानव मितीय त्वचा परत ताप नहीं होना चाहिए, माप होना चाहिए। ठीक है, ये बात हो रही है स्किन फोल्ड कैलिपर की। में मानव त्वचा के निम्नलिखित में से किस हिस्सों पर विचार किया जाता है, मतलब किन हिस्सों का माप लिया जाता है या फिर किन हिस्सों से माप लिया जाता है। ठीक है, स्किन फोल्ड कैलिपर का जब हम प्रयोग करते हैं, ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए, तो कौन से हिस्सों में मेजरमेंट की जाती है ये पूछा जा रहा है एक्चुअली। आई होप आपके समझ में अभी क्वेश्चन आ गया होगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है इसमें असफल काद। ठीक है, शुद्ध हिंदी है। चलिए पहले आप समझने का प्रयास कीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये हैं क्या। ऑप्शन बी है अधिश्रोणीय, ऑप्शन सी है उदर, ऑप्शन डी है जांघ, ऑप्शन ई है बाह त्रि स्त्रीरस्क। बहुत शुद्ध हिंदी है। तो आपको बताना है इनमें से कौन कौन ऐसे हैं जिनका मेजरमेंट किया जाता है, किन हिस्सों पर विचार किया जाता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं पहले आपको बता दूं कि ये हैं क्या क्या। ठीक है, जो पहला ऑप्शन इसमें है असफल काद। ठीक है, तो असफल काद जो है वो है आपका स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला को कहा गया है यहाँ पर असफल काद। उसके बाद दूसरा है आपका अधिश्रोणीय। ठीक है, तो ये है सुप्राइलियक। ठीक है, थोड़ा सा अटपटा आपको लग रहा होगा अगर आप हिंदी में पढ़ने के आदी नहीं हैं, क्योंकि ये वर्ड जनरली इंग्लिश में ही यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, इनका थोड़ा टफ इसीलिए पड़ जाता है। ऑप्शन सी है उदर, स्टमक। ऑप्शन डी है सॉरी जांग, हाँ जांग यानी कि थाई। और ई है आपका बाह, यानी कि आपके जो हाथ होता है। ठीक है, तो हाथ को यहाँ पर बाह को यहाँ पर हम ट्राइसेप्स लेंगे, क्योंकि ट्राइसेप्स का मेजरमेंट होता है। चलिए ये तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा और कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ऑप्शन ए है ए बी सी डी, ऑप्शन बी है बी सी और ई, ऑप्शन सी है ए सी और डी, ऑप्शन डी है ये सभी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने अब आप गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी। इन सभी स्थानों पर स्किन फोल्ड कैलिपर में माप लिया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ये कौन कौन से अंग हैं। ट्राइसेप है, स्कैपुला है, सुप्राइलियक है, स्टमक है, ठीक है एब्डोमेन, और जांग यानी कि थाई है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 है, किस प्रकार का तंतु एक दूसरे तंतु को जोड़ने में सहायता करता है। ठीक है, इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। ऑप्शन ए है एपिथेलियम टिश्यू, बी है कनेक्टिव टिश्यू, ऑप्शन सी है नर्व टिश्यू, ऑप्शन डी है मांसपेशीय तंतु। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल नाम से ही क्लियर है, कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे तंतु को कनेक्ट करता है या फिर जोड़ने में सहायता करता है, तो वो है कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 है, धमनी के अंदर पाए जाने वाला रुधिर का रंग होता है। धमनियाँ यानी कि जहाँ पर शुद्ध रक्त बहता है, तो उस रक्त का रंग कैसा होता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हरा, बी है पीला, ऑप्शन सी है लाल, ऑप्शन डी है नीला। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लाल। ठीक है, शुद्ध रक्त होता है ये, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन मिला हुआ होता है, तो इसका कलर जो है लाल होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के कारण इसका कलर लाल होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। ठीक है, पहले यहाँ पर दो सूचियाँ दी गई हैं, पहले इनको आपको मिलाना है, उसके बाद सही उत्तर चुनना है। तो सूची 1 में फर्स्ट है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है वायुकुपिका, तीसरा है नेफ्रॉन और चौथा है रसांकुर। और सूची 2 में पहला है पाचन तंत्र, दूसरा है मूत्र तंत्र, तीसरा है श्वास तंत्र और चौथा है तंत्रिका तंत्र। तो चलिए जल्दी से पहले आप इसको गैस कीजिए, उसके बाद मैं राइट आंसर बताऊंगा। आई होप आपने गैस कर लिया होगा।
अगर आपको समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, अपना आंसर लगाइए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो पहला है तंत्रिका कोशिका, तो तंत्रिका कोशिका का संबंध सीधे सीधे इसमें हो जाएगा तंत्रिका तंत्र से, ठीक है। उसके बाद है वायु कूपिका, तो वायु कूपिका जो होती हैं वो श्वास तंत्र से संबंधित हो गई, ठीक है। उसके बाद नेफ्रॉन, नेफ्रॉन जो है वृक्क की इकाई होती है, किडनी की जो है कार्यात्मक इकाई होती है, ठीक है, और रचनात्मक इकाई भी होती है, तो मूत्र तंत्र से संबंधित हो गया। रसांकुर पाचन तंत्र से संबंधित हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 4 3 2 1, ठीक है। चलिए देखते हैं कौन से कूट में है 4 3 2 1। जी हाँ, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 4 3 2 1। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, DSSB के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, ये पूछा गया है। ऑप्शन ए है 5, बी है 10, सी है 15 और डी है 20 यानी कि 20। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है 15, ठीक है। यहाँ पर 5 जो है स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सुरक्षा परिषद होता है उसकी बात हो रही है। 5 + 10, ठीक है, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, कुल 15 सदस्यों की संख्या होती है। ये सदस्य जो होते हैं वो देश होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 100। यदि एक तंत्रिका रेखा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। चलिए राइट आंसर गैस कीजिए। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है अंतर्ग्रंथीय संचरण, बी है मोटर एंडम्प्लेट, सी है मोटर यूनिट, ऑप्शन डी है पारस्परिक तांत्रिकोत्तेजन। चलिए जल्दी से राइट आंसर गैस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, मोटर यूनिट, ठीक है। यदि एक तंत्रिका रेखा और सभी पेशी रेशे तंत्रिका में स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं तो उसे मोटर यूनिट कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 101, 101। यहाँ पर भी आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और कोड में से सही उत्तर चुनना है। तो चलिए पहले मैं आपको दोनों सूचियाँ पढ़ के बता दूँ। पहली सूची है सूची 1, ए है आयरन, बी है जिंक, सी है सोडियम, डी है आयोडीन। और सूची 2 है 1 इंसुलिन उत्पादन, 2 है तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली, 3 है हीमोग्लोबिन का निर्माण और 4 है थायराइड का सुचारुपूर्ण कार्य। चलिए जल्दी से आप अपना आंसर गैस कीजिए, उसके बाद मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। तो इसमें ऑप्शन ए है आयरन। तो आयरन का संबंध किससे है? आयरन का संबंध होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण से, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। आयरन जो हीमोग्लोबिन है 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, हिम और ग्लोबिन। जो हिम होता है उसका अर्थ आयरन ही होता है। तो ए का हो जाएगा राइट आंसर 3। अब है ऑप्शन बी जिंक। जिंक का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ है? आई होप आपने गैस कर लिया होगा। जी हाँ, जो जिंक है वो इंसुलिन के उत्पादन में सहायक होता है। उसके बाद है सी सोडियम। अब आपको बताना है कि सोडियम का क्या कार्य है। तो जो सोडियम है वो तंत्रिका तंत्र की कार्यप्रणाली में सहायक होता है। बचा आपका आयोडीन, तो वो थायराइड का सुचारुपूर्ण कार्य करने में सहायक होता है। ऑप्शन 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए राइट आंसर चूज करते हैं। राइट आंसर है 3 1 2 4, 3 1 2 4, ठीक है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, 3 1 2 4, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 102। राजस्थान में शारीरिक शिक्षा व खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में शारीरिक शिक्षा का और खेल का जो विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थापित किया जाना है। ऑप्शन ए है सीकर, ऑप्शन बी है झुंझुनू, ऑप्शन सी है जयपुर, ऑप्शन डी है अजमेर।
अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं और राजस्थान की शारीरिक शिक्षा से संबंधित प्रतियोगी परीक्षा आप देने वाले हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। आई होप आपने गैस कर ही लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन बी झुंझुनू बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में जो शारीरिक शिक्षा व खेल का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना है वो झुंझुनू में स्थापित किया जाना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 है, फुटबॉल सॉकर के खेल में पेनल्टी किक लेने का स्थान गोल से ... गज यार्ड की दूरी पर होता है। आपको बताना है फुटबॉल में जो पेनल्टी किक लेने का स्थान होता है वो गोल से कितनी दूरी पर होता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है 12 यानी कि 12 गज, ऑप्शन बी है 8 गज, ऑप्शन सी है 10 गज, ऑप्शन डी है 16 गज। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 गज। ठीक है, अगर हम मीटर में बात करें तो वो होता है 11 मीटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 104। क्वेश्चन नंबर 104 है, दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव को कहा जाता है। ठीक है, अगर दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है तो उसे क्या कहेंगे? ए सामाजिक प्रभाव कहेंगे, या फिर बी सामाजिक आवारागर्दी कहेंगे, या फिर सी बैंडवैगन प्रभाव कहेंगे, या फिर डी सामाजिक सम्मान देना। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। इसे हम कहेंगे सामाजिक सम्मान देना। अगर दूसरों की उपस्थिति के कारण सकारात्मक प्रभाव पड़ता है तो उसे हम कहते हैं सामाजिक सम्मान देना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 105। क्वेश्चन नंबर 105 है, फॉर्मूला 1 रेसिंग में पीली झंडी किस प्रकार का संकेत करती है? ठीक है, फार्मूला 1 रेसिंग जो होती है वो लगभग 350 किलोमीटर की होती है, तो इसमें अनेक प्रकार की झंडियों का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें पीली प्रकार की झंडी का प्रयोग किस लिए किया जाता है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है खराब मौसम का, ठीक है, ऑप्शन बी है सब ठीक है का, ऑप्शन सी है रेस समाप्त होने का, या फिर ऑप्शन डी है धीमा होने का संकेत। ठीक है, आपको बताना है जो पीली झंडी होती है वो किसका संकेत करती है? खराब मौसम का, सब ठीक है का, रेस समाप्त होने का, या फिर धीमे होने का संकेत। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन डी धीमे होने का। ठीक है, जब येलो यानी कि पीली झंडी दिखाई जाती है तो इसका मतलब है उन्हें संकेत दिया जा रहा है कि धीरे हो जाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, निम्नलिखित में से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। ऑप्शन ए है रक्त संचार प्रणाली, बी है तंत्रिका प्रणाली, सी है श्वासोच्छ्वास प्रणाली, ऑप्शन डी है पेशी प्रणाली। आपको बताना है इनमें से कौन सी शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, ऑप्शन बी तंत्रिका प्रणाली। जो तंत्रिका प्रणाली होती है वो शारीरिक प्रणाली प्रक्रिया का केंद्र बिंदु मानी जाती है। ठीक है, यही सब चीज़ को कंट्रोल करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 है, रक्त कैंसर किसके रूप में जाना जाता है? जो रक्त कैंसर होता है उसे हम किसके नाम से भी जानते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हीमोलिसिस, ऑप्शन बी है ल्यूकीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है थ्रोम्बोसिस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जल्दी से राइट आंसर गेस कर लीजिए। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो रक्त कैंसर है उसे ल्यूकेमिया के नाम से भी जाना जाता है। मीन्स ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 में सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से उत्तर चुनिए। फिर से यहाँ पर 2 सूचियाँ आपके सामने हैं, आपको राइट आंसर चूज करना है। ऑप्शन ए है सूची 1 में ए है हाइपोक्सिया, बी है डेड स्पेस, सी है हृदय चक्र और डी है ज्वारीय मात्रा। और जो आपकी सूची 2 है उसमें फर्स्ट है एल्वियोलर वेंटिलेशन, सेकंड है वेंट्रिकुलर डायस्टोल,
थर्ड है वायु की मात्रा जो एक सांस में लेते हैं, और फोर्थ है ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका राइट आंसर बताऊंगा। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। अगर आपको अधिक समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो हाइपोक्सिया होती है वो क्या है, ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। ठीक है, उसके बाद जो डेड स्पेस है, डेड स्पेस आल्वियोलर वेंटिलेशन से संबंधित है। उसके बाद बात करें हृदय चक्र की, तो हृदय चक्र का संबंध यहाँ पर है वेंट्रिकुलर डायस्टोल से। और बात करते हैं ज्वारीय मात्रा की, तो यह है वायु की मात्रा जो एक सांस में लेते हैं, यानी कि स्ट्रोक वॉल्यूम। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर हमने हाइपोक्सिया को किया था ऊतक स्तर पर ऑक्सीजन की कमी से। उसके बाद डेड स्पेस को ऑल्वियोलर वेंटिलेशन से। उसके बाद हृदय चक्र को वेंट्रिकुलर डायस्टोल से। उसके बाद ज्वारीय मात्रा को वायु की मात्रा जो एक सांस में लेते हैं। तो चलिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा 4123। ठीक है, 4123। तो देखते हैं कौन से में है 4123। जी हाँ, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, 4123 ऑप्शन है डी। तो बाकी हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 है, कंधे का जोड़ एक प्रकार का है। ठीक है, ऑप्शन ए है बॉल और सॉकेट जोड़, डी है कब्जा वाला जोड़, सी है काठी वाला जोड़, डी है कॉन्डिलॉइड जोड़। चलिए जल्दी से अपना राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। बहुत इजी क्वेश्चन रहेगा। जो कंधे का जोड़ होता है वो बॉल और सॉकेट जॉइंट होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 110 यानी कि 110। क्वेश्चन नंबर 110 है, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। किसमें? नॉकआउट प्रतियोगिता में, ऑप्शन बी लीग प्रतियोगिता में, सी कॉम्बिनेशन प्रतियोगिता में, या फिर ऑप्शन डी चैलेंज प्रतियोगिता में। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो लीग प्रतियोगिता होती है इसमें सभी टीमों को एक दूसरे के साथ मैच खेलना अनिवार्य होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111 यानी कि क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 है, जिम्नास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है। तो आपको बताना है कि जो जिम्नास्टिक की कला है वो उत्तम प्रकार से कैसे सीखी जा सकती है। ऑप्शन ए है सहायक सामग्री तथा उपकरणों का प्रयोग से, बी है मॉडल चित्रों के प्रयोग से, सी है भाषण तथा प्रदर्शन से, ऑप्शन डी है मल्टीमीडिया के प्रयोग से। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी को जिम्नास्टिक की कला उत्तम प्रकार से सीखनी है तो उसे सहायक सामग्री तथा उपकरणों का प्रयोग करना होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, विज्जी ट्रॉफी जुड़ा हुआ है। जो विज्जी ट्रॉफी है वो कौन से खेल से जुड़ी हुई है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है हॉकी, ऑप्शन बी है रोइंग, ऑप्शन सी है क्रिकेट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा। जी हाँ, जो विज्जी ट्रॉफी है वो ऑप्शन सी यानी कि क्रिकेट से जुड़ी हुई है। ये अंतर विश्वविद्यालय क्रिकेट प्रतियोगिता होती है। इसमें विजेता को 2 लाख रुपए का नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 113। क्वेश्चन नंबर 113 है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिसमें से प्रथम को अभिकथन तथा ए तथा द्वितीय को तर्क आर कहा गया है। ठीक है, तो आपको पहले इन कथनों को पढ़ना है, फिर उसके बाद आंसर चूज करना है। तो चलिए मैं पहले अभिकथन ए पढ़ने जा रहा हूँ। अभिकथन ए है, जल विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक है और इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। एडिपोज ऊतक में जल की काफ़ी कम मात्रा होती है और इस प्रकार इसमें उच्च स्तर की प्रतिबाधा होती है। ये था अभिकथन ए। अब मैं आपको सुनाऊंगा तर्क आर। ठीक है, अब तर्क है, मांसपेशी में काफ़ी ज़्यादा जल की मात्रा पाई जाती है
और इस प्रकार इसमें निम्न स्तर की प्रतिबाधा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपरोक्त संदर्भ में सही है? ठीक है, मैंने आपको अभिकथन और तर्क पढ़कर सुनाया। अब आपको बताना है कि इसके अकॉर्डिंग कौन सा कथन सही है। अगर आपको क्वेश्चन समझना है तो आप फिर से इसे देख सकते हैं। चलिए मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ ऑप्शंस। ऑप्शन ए है, ए और आर दोनों सही हैं और ए की आर सही व्याख्या है। उसके बाद ऑप्शन बी है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए की आर सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए, उसके बाद ही इसका आंसर चूज कीजिए। ऐसे क्वेश्चन नेट में जनरली पूछे ही जाते हैं, तो ये नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी टीजीटी, पीजीटी या फिर DSSB में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे आते ही आते हैं। तो आई होप आपने इसका आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु ए आर की सही व्याख्या नहीं है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114। क्वेश्चन नंबर 114 है, सही रूप से बच्चों की असमानता को समाप्त कर बराबरी लाने वाला माना जाता है। ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा सही रूप से बच्चों की असमानता को समाप्त करके बराबरी पर लाने वाला माना जाता है। ए है खेल का मैदान, बी है प्रयोगशाला, सी है मंदिर, डी है कक्षा। आई होप आपने राइट आंसर गैस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गैस किया है। ऑप्शन ए, खेल का मैदान। खेल का मैदान एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों में कोई असमानता नहीं देखी जाती है। ठीक है, वो उनकी असमानता को समाप्त करता है तथा बराबरी पर लाने वाला माना जाता है। किसे? खेल के मैदान को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 115, 115। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक रूप से लिपिड के रूप में जाना जाता है? ठीक है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा लिपिड के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन ए है वसा, बी है शुगर, ऑप्शन डी है कैंडीज, ऑप्शन डी है अमीनो एसिड। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, राइट आंसर है ऑप्शन ए। जो वसा है उसे लिपिड के रूप में भी जाना जाता है। शुगर कार्बोहाइड्रेट होती है और अमीनो एसिड जो है वो प्रोटीन्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 116। क्वेश्चन नंबर 116 है, ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें मुख्यतः शामिल होता है? क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। ग्लाइकोजन योजक को किस कार्यकलाप में लाभकारी माना जाता है जिसमें मुख्यतः ... शामिल होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन योजक का संबंध यहाँ पर है, या हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोजन योजक का जो तात्पर्य यहाँ पर है वो है कार्बोहाइड्रेट लोडिंग से। ठीक है, अब आप इसका आंसर गैस कर सकते हैं। ऑप्शन ए है सहिष्णुता, इंग्लिश में अगर हम इसे कहें तो एंड्योरेंस, बी है शक्ति, सी है विस्फोटक, डी है गति। इजी आपके लिए क्वेश्चन आई होप हो गया होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इसका आंसर आराम से दे सकते हैं। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, सहिष्णुता यानी कि एंड्योरेंस। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट लोडिंग होती है वो एंड्योरेंस को बढ़ाने के लिए की जाती है। जो लॉन्ग डिस्टेंस रनर होते हैं, एथलीट्स होते हैं, वो इसका प्रयोग मुख्यतः करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 117। क्वेश्चन नंबर 117 है, राजकुमारी अमृत कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? अगर आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो आपको इसका आंसर पता होगा, हमने इसके बारे में डिस्कस वहाँ पर किया था। ऑप्शन ए है हॉकी, बी है वॉलीबॉल, सी है बैडमिंटन, ऑप्शन डी है टेनिस। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जो राजकुमारी अमृत कौर थी वो टेनिस खेल से संबंधित थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री थी जिनका कार्यकाल 10 वर्ष तक रहा। ठीक है, ये 10 वर्ष तक भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री रही और टेनिस में इन्होंने कई प्रतियोगिताएं भी जीती थी। तो टेनिस बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 1953 में इन्होंने राजकुमारी अमृत कौर नामक की कोचिंग स्कीम भी चलवाई थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 118।
क्वेश्चन नंबर 118 यानी कि 118 है, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शरीर, मन और आत्मा के सर्वोन्मुखी विकास से है। शिक्षा की यह परिभाषा किसने दी है? बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछी भी गई है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद, बी है महात्मा गांधी, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी है टीपी नन। किसने कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शारीरिक, मन और आत्मा का सर्वोन्मुखी विकास से है? आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा से उनका अभिप्राय बच्चे और बड़ों के शारीरिक, मन और आत्मा का सर्वोन्मुखी विकास से है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 119। क्वेश्चन नंबर 119 पढ़ने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक भी आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आपका वीडियो लाइक करने से हमारा मनोबल बढ़ता है और हम कोशिश करते हैं आपके लिए और अच्छी वीडियोज़ इन फ्यूचर में लाते रहें। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को अवश्य शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिशील शक्ति के भाग हैं। ठीक है, आपको बताना है जो गतिशील शक्ति होती है उसके कौन कौन से भाग हैं। ऑप्शन ए है अधिकतम शक्ति, ठीक है, बी है विस्फोटक शक्ति, सी है आइसोमेट्रिक शक्ति और डी है शक्ति सहनशीलता। कौन कौन से इनमें से गतिशील शक्ति के भाग हैं? चार कूट यहाँ पर दिए गए हैं। ऑप्शन ए है बी सी डी, ऑप्शन बी है सी बी ए, ऑप्शन सी है ए सी बी और ऑप्शन डी है ए बी डी। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो गतिशील शक्ति के भाग हैं वो हैं अधिकतम शक्ति, ठीक है, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ, उसके बाद विस्फोटक शक्ति एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, और उसके बाद एक होती है आपकी शक्ति सहनशीलता, ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। आइसोमेट्रिक शक्ति गतिशील शक्ति का कोई भाग नहीं होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए बी डी। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है ए बी डी। जी हाँ, ए बी डी है ऑप्शन डी में, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 120 यानी कि 120। क्वेश्चन नंबर 120 है, मनुष्य की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है? ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए सबसे पहले ही वर्ड लगा दिया कि मनुष्य के कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है। कबड्डी मनुष्य द्वारा ही खेली जाती है। अगर लिख देना था तो पुरुषों की लिख देते, वैसे यहाँ पर पुरुष ही होना चाहिए था। पुरुषों की कबड्डी खेल खेलने की समय सीमा क्या है? ऑप्शन ए है 20-20 मिनट्स, बी है 15-15 मिनट्स, सी है 25-25 मिनट्स और डी है 30-30 मिनट्स। आई होप आपने गैस कर लिया होगा। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए 20-20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं। ठीक है, पुरुषों के लिए, यहाँ पर पुरुष ही होना चाहिए। ठीक है, ये मैन के लिए है। अगर बात करें विमेन और जूनियर्स के लिए तो वो होता है 15 मिनट्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मनुष्य यानी कि पुरुषों की बात होनी चाहिए, यहाँ पर पुरुष होना चाहिए। तो पुरुषों के लिए जो टाइम पीरियड है वो है 20-20 मिनट्स के 2 हाफ होते हैं और इसमें 5 मिनट का ब्रेक होता है 2 हाफ के मध्य। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, बॉल को ट्रैप किया जाता है। ठीक है, ये फुटबॉल में ट्रैप किया जाता है बॉल को अधिकतर। तो बॉल को कैसे ट्रैप किया जाता है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। ऑप्शन ए है पैर से, बी है छाती से, सी है सिर के अगले भाग से, ऑप्शन डी है सभी से। चलिए जल्दी से राइट आंसर गेस कीजिए। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, जो बॉल है उसको ट्रैप किया जाता है पैर से। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये डॉज देने की एक स्किल होती है जिसे पैर से किया जाता है और ये फुटबॉल में प्रयुक्त होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट बास्केटबॉल खिलाड़ियों में आम है? ठीक है, आपको बतानी है कि जो बास्केटबॉल के खिलाड़ी हैं उनको सबसे अधिक प्रायः लगने वाली चोट कौन सी है। ऑप्शन ए है कंधे की चोट, बी है नितंब पार्श्विक अस्थिबंध चोट, सी है सिर की चोट, डी है टखने के अग्र पार्श्विक अस्थिबंध की चोट। आई होप आपने गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी टखने की अग्र पार्श्विक अस्थिबंध की चोट, यानी कि जो टखने का आगे वाला जॉइंट होता है उसमें
अत्यधिक चोट लगने की संभावना रहती है। ठीक है, ये आम चोट होती है बास्केटबॉल के खिलाड़ियों में। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और प्रदत्त कोड के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। फिर से एक यहाँ पर दो सूचियाँ हैं, आपको इनका मिलान करना है। चलिए, सूची 1 में है फर्स्ट लोचकता, सेकंड वाइटल कैपेसिटी, थर्ड शरीर संरचना और फोर्थ है ताकत। सूची 2 में है स्किन फोल्ड कैलिपर, 2 है डायनमोमीटर, सी है गोनियोमीटर और 4 है स्पायरोमीटर। चलिए जल्दी से पहले मिलान कर लीजिए। आई होप आपने कर लिया होगा, आप इसका आंसर जानते होंगे। चलिए मैं आपको राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले है लोचकता। तो लोचकता को मापने का जो यंत्र है वो है गोनियोमीटर। ऑप्शन 3 बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा, गोनियोमीटर। ठीक है, इससे दो यानी कि जोड़ के मध्य कोण को भी मापा जाता है। ठीक है, दूसरा है वाइटल कैपेसिटी। तो वाइटल कैपेसिटी को मापने के लिए स्पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है शरीर संरचना। ठीक है, तो इसके लिए प्रयोग किया जाता है स्किन फोल्ड कैलिपर का। ठीक है, शरीर संरचना का पता लगाने के लिए स्किन फोल्ड कैलिपर का प्रयोग किया जाता है। और लास्ट है ताकत। तो ताकत बचा है यहाँ पर डायनमोमीटर। ताकत को नापने के लिए डायनमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होता है 3, 4, 1, 2। तो चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में है 3, 4, 1, 2। 3, 4, 1, 2 बिल्कुल ए ऑप्शन में है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, हमें बिल्कुल भी नीचे जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, फुटबॉल का वजन कितना होता है। ठीक है, आपको बताना है जो फुटबॉल का वजन है वो कितना होता है। ऑप्शन ए है 380 से 240 ग्राम, ऑप्शन बी है 410 से 450 ग्राम, ऑप्शन सी है 450 से 500 ग्राम, या फिर ऑप्शन डी है 380 से 500 ग्राम। आई होप आपने राइट आंसर गेस कर लिया होगा। चलिए मैं आपको इसका राइट आंसर बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने गेस किया है। जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी 410 से 450 ग्राम, यानी कि 410 से 450 ग्राम जो है वो फुटबॉल का वजन होता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 125, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन भी है, 125वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द्रोणाचार्य पुरस्कार कब शुरू हुए। इजी क्वेश्चन है, आई होप आपने गेस कर ही लिया होगा, ये तो आपको वैसे ही याद होगा। ऑप्शन ए है 1982, ऑप्शन बी है 1983, ऑप्शन सी है 1984, ऑप्शन डी है 1985। तो चलिए जल्दी से बताइए क्या है राइट आंसर। एक क्वेश्चन मैंने जो लास्ट वीडियो में आपसे पूछा था उसका आंसर आपको देना था। चलिए मैं उसका आंसर भी इसके बाद बताने जा रहा हूँ। पहले इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बता दूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही गेस किया है। जो द्रोणाचार्य पुरस्कार थे उनकी शुरुआत हुई थी 1985 में। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। लास्ट में जो हमने पूछा था क्वेश्चन नंबर 80। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 में हमने पूछा था मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः निर्भर है। ठीक है, एक क्वेश्चन वहाँ पर था कि मांसपेशीय क्रिया पूर्णतः किस पर निर्भर रहती है, ऑक्सीजन की उपलब्धता पर, या फिर तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर, या फिर वातावरणीय उत्तेजकों पर, या फिर आहार्य उपभोग्य पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 80 वहाँ पर था। तो उसका राइट आंसर है तंत्रिका एवं रक्त संभरण पर। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हमारी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज अच्छी लगी होगी। हमने 3 वीडियोज़ में 3 पार्ट में ये 125 क्वेश्चन कवर किए। अगर एक ही वीडियो में करते तो काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाती, इसलिए 3 पार्ट में कवर किया। और थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी कहीं कहीं पर रहता है, तो इसलिए छोटा छोटा 3 टुकड़ों में हमने इसको एक्सप्लेन किया, जिससे आपके लिए भी समझने के लिए। आई होप आपको हमारी आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और हाँ, अगर अभी तक भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और जो वीडियोज़ हमने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दी हैं, अगर अभी तक आपने वो नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, और आपकी स्क्रीन पर भी आपको देख रहे होंगे। तो आप यहाँ से क्लिक करके डायरेक्ट प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोज़ को एक एक कर देख सकते हैं। हम इंक्लूड करते हैं केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं या फिर जो आगे पूछे जाने की उम्मीद है।
तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। Hey there. Subscribe to my channel.